हेलो दोस्तों, आरंभ लर्निंग क्लासेस में आपका स्वागत है। कैसे हैं आप? आई होप अच्छे होंगे। तो चलिए ना देरी करते हुए शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है भारतीय संविधान की प्रमुख विशेषताएं। हमारे संविधान जो बनाया गया था उसमें बहुत सारी विशेषता है। बहुत सारे देशों से हमने अच्छी जो वहाँ की प्रावधान है, कानून है, उनको अपने संविधान में शामिल किया है। और जो पहले से हमारे देश में चल रहा था उसमें जो अच्छाइयाँ थी उन सभी को भी हमने इसमें डाला हुआ है। इस तरह से हमने इसको इतना यूनिक, इतना अच्छे तरीके से बनाया है कि हमारे संविधान की बहुत सारी विशेषता निकल के बाहर आती है। देखते हैं कि इसी कारण से जब ये सब शामिल किया गया तो इतना विस्तार में लिखा गया है कि हमारा देश का संविधान सबसे बड़ा संविधान भी हो गया है, सबसे बड़ा लिखित संविधान कहे तो। और ये एक महज संविधान ही नहीं बल्कि एक लिखित दस्तावेज है जो उसमें पूरे कानून, एक एक बातें लिखी गई है। इतनी बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए एक बेहतरीन संविधान का गठन हुआ है और ये संविधान का रखवाला करती है सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे ऊपर हमारा संविधान है और इसकी हम रक्षा करते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हमारा देश का संविधान जो है वो हमारे देश को चलाता है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहली ही विशेषता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान है। अब ये पूरे जो देश हैं, पूरा दुनिया में जो देख रहे हैं देश, उसमें सबसे जो बड़ा लिखित संविधान है वो है भारत का। भले भारत क्षेत्रफल में बड़ा ना हो लेकिन जनसंख्या में बड़ा है और ये जो नियम बना है वो लोगों के लिए बना है। तो सबसे बड़ी जनसंख्या को संभालने के लिए सबसे बड़े संविधान की जरूरत पड़ती ही पड़ती है। इस बड़े लिखित संविधान में अगर देखें तो मूल जो संविधान था जो 1950 में लागू हुआ था उसमें 395 अनुच्छेद थे, 22 भाग था और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में कुछ चेंजिंग हुआ है क्योंकि हमने देखा है कि जो संविधान सभा है, जो संविधान बनाया, उसमें संविधान को संशोधन की प्रक्रिया भी रखी है जिसके तहत संविधान को संशोधन किया जाता है, उसमें बदलाव किए जाते हैं, उसमें नए प्रावधान जोड़े जाते हैं। इस तरह से जब अनुच्छेदों में कुछ बदलाव किए गए, जोड़े गए, तो आज अगर संख्या में देखें तो 470 प्लस अनुच्छेद हो गए हैं। कितना अनुच्छेद हो गए हैं? 470। भाग की संख्या बताए तो भाग की संख्या बढ़ के 25 हो गई है और अनुसूचियों की संख्या भी बढ़ गई है। वो पहले 8 थी, अब हो गई है इसकी संख्या 12। तो ये था हमारा आज का। मूल संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग, 8 अनुसूचियां और अभी है 470 अनुच्छेद के करीब। लेकिन अगर इसको देखें अगर इस तरह से तो ये आज भी 395 ही बनी हुई है। बस इसमें जो अनुच्छेद है उसके अंदर सब अनुच्छेद में जोड़ा गया है। अगर उसको भी हम काउंट कर लें तो जाएगा 470 प्लस। 22 भाग के बदले आज हो गया है 25 भाग, 3 भाग बढ़ चुके हैं और अनुसूचियों की संख्या भी 4 बढ़ चुकी है जिसके तहत आज हो गया है 12 अनुसूचियां। उसके बाद देखें तो इसके जो प्रावधान क्या है, विशेषता क्या है, तो हमारा देश संप्रभु है, समाजवादी है, धर्मनिरपेक्ष है, लोकतांत्रिक भी है और गणराज्य भी है। इसके सभी के अपने अपने मतलब होते हैं। अब इसको याद रखना है तो SSSDR ये याद रखें। SSSDR। ट्रिपल एस मतलब यहाँ दिया गया है संप्रभु, सुवेरियन। संप्रभु का मतलब होता है किसी अन्य देश के अधीन नहीं है। हमारा देश किसी अन्य देश पे डिपेंडेंट नहीं है कि वहाँ के निर्णय सुन के ही यहाँ पे फैसले लिए जाएंगे। संप्रभु है।
मतलब खुद का फैसला खुद लेता है। यहाँ की सरकारें हैं, यहाँ के जनता ने चुना है, यहाँ पे अपना लोकतंत्र है, जिसका डिसीजन ये खुद यहाँ की सरकारें लेती है। तो संप्रभु है हमारा देश। समाजवादी है, अर्थात सामाजिक और आर्थिक न्याय का लक्ष्य रखती है, सामाजिक कल्याण करती है, यहाँ लोगों के विकास की बात करती है। तो हमारी जो सरकार है वो क्या है, समाजवादी है। यहाँ पे सभी को लेकर चलती है, चाहे वो छोटे हो, बड़े हो, गरीब हो, अमीर हो। इसी का मतलब होता है समाजवादी, कि समाज के आर्थिक न्याय को लक्ष्य बनाती है। धर्मनिरपेक्ष, सभी धर्मों के प्रति समान व्यवहार देती है। आपको मालूम है कि भारत में अनेकों धर्म है, हिंदू, मुस्लिम है, बौद्ध हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बहुत तमाम सारे जो धर्म हैं, उन सभी को ये संरक्षण देती है, समान व्यवहार करती है, क्योंकि ये राष्ट्र का कोई अपना धर्म नहीं है, अर्थात धर्मनिरपेक्ष है, सभी धर्मों को समान मानती है। लोकतांत्रिक, हमारा देश जो है लोकतांत्रिक है, अर्थात जनता द्वारा चुनी गई सरकार चाहती है। ये नहीं है कि वंशानुगत है। वंशानुगत जैसे ब्रिटेन में आप देखते होंगे महारानी है, उनके बाद उनके वंशानुगत चलता है, उसी तरह यहाँ पे वंशानुगत नहीं है। यहाँ पे जनता द्वारा सरकारें चुनी जाती है। आज सरकारें जो बनी वो ज़रूरी नहीं है कि आगे वही रहेगी, जनता उसको बदल सकती है, फिर से उसको अधिकार मिलते हैं, फिर से वो चुनाव करके वहाँ जनता सरकार को बनाती है। तो इसका मतलब है हमारा देश लोकतंत्र भी है। गणराज्य, रिपब्लिक मतलब राष्ट्रपति राष्ट्राध्यक्ष होता है, मतलब राष्ट्र का जो अध्यक्ष या प्रधान है वो राष्ट्रपति है, लेकिन ये राष्ट्रपति वंशानुगत नहीं है। जैसे आज राष्ट्रपति जो बने हैं, आगे चल के उनके कोई वंश या उनके कोई फैमिली से ही फिर से राष्ट्रपति बने, ऐसा नियम बिल्कुल नहीं है। यहाँ पे राष्ट्रपति आज जो बने, फिर अगले वर्ष चुनाव के द्वारा वहाँ पे अगले राष्ट्रपति बनाए जाते हैं। तो इस तरह से हमारा देश क्या है, एक गणराज्य है। तो ये हमारी देश की विशेषता है, इसको याद रखिएगा। संप्रभु, समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष, लोकतांत्रिक गणराज्य, ये आपको प्रस्तावना में भी मिलेगा। प्रस्तावना में भी ये आपको शब्द मिलेंगे, क्योंकि प्रस्तावना हमारा क्या है, एक संविधान का झलक है। ठीक है, हमारा एक प्रस्तावना संविधान का झलक है, प्रारूप है। उसके बाद देखिए तो यहाँ संसद शासन प्रणाली है। संसदीय शासन प्रणाली कहने का मतलब है भारत में ब्रिटेन की तरह संसदीय शासन प्रणाली अपनाई गई है। यहाँ दो क्वेश्चन मिल गए आपको। एक तो हमारा एक विशेषता है कि संसदीय शासन प्रणाली है, और ये संसदीय शासन प्रणाली हमने ब्रिटेन से लिया है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जैसे केंद्र में शासन चलता है, उसी तरह हर स्टेट में भी एक शासन चलता है। दोनों का काम का बंटवारा है। एक तरफ केंद्र के पास ज़्यादा झुकाव है, लेकिन राज्यों को भी बहुत सारे अधिकार मिले हैं, जिस पे राज्य सरकार अपना फैसला लेती है, नियम बनाती है, और लोगों के या जनता की विकास के लिए काम करती है। तो इसलिए हमारा क्या है, एक संसदीय शासन प्रणाली है ब्रिटेन की तरह। ये ब्रिटेन से ही लिया गया है। मुख्य विशेषता है कि राष्ट्रपति संवैधानिक प्रमुख होता है, इसमें प्रधानमंत्री वास्तविक कार्यपालिका का प्रमुख होता है। जो कार्यपालिका होती है उसका प्रमुख जो नेता है वो है प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। ये तीनों स्टेटमेंट की तरह क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। ये पूछ लिया जाता है कि मंत्रिपरिषद की किसके प्रति उत्तरदायी होता है, तो लोकसभा के प्रति। कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान कौन होते हैं, तो वो होते हैं प्रधानमंत्री। इस तरह से क्वेश्चन पूछते हैं। संवैधानिक प्रमुख कौन है हमारा, तो वो है राष्ट्रपति। तो इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो एक एक लाइन हम वही लिखे हैं जो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। संघीय व्यवस्था मतलब भारत में केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन है। देखिए आ गया ना। संघीय व्यवस्था का मतलब होता है संघ मिल के काम करना, जैसे केंद्र राज्य मिल के काम करते हैं यहाँ पे। लेकिन जो पूरा भारत लेवल पे कोई काम है
तो उसके लिए तो केंद्र करेगी। जैसे विदेश नीति अगर कोई करनी हो, बातें करनी हो, तो केंद्र करेगी, क्योंकि अलग अलग स्टेट करेंगे तो फिर मतभेद बढ़ जाएगा। तो इसीलिए संघीय व्यवस्था में क्या है, भारत का केंद्र और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किया गया है। कुछ शक्तियां केंद्र के पास ज़्यादा है और इस तरह से हमारा शासन प्रशासन चलता है। तो संघीय व्यवस्था है, लेकिन एकात्मक झुकाव के कारण। एकात्मक झुकाव कहने का मतलब है केंद्र की तरफ ज़्यादा झुकाव है शक्तियों का। संघीय व्यवस्था की विशेषता है कि दो स्तर की सरकारें हैं। आपको मालूम है, दो स्तर की सरकारें हैं, एक है केंद्र में और एक है राज्यों में। लिखित संविधान है यहाँ की। स्वतंत्र न्यायपालिका है, मतलब कार्यपालिका और विधायिका जो है उससे स्वतंत्र है न्यायपालिका। और न्यायपालिका इतनी पावरफुल है कि अगर कोई भी विधायिका और कार्यपालिका नियम बनाती है, कानून बनाती है, तो उसमें जो न्यायपालिका है वो उसका पूर्वावलोकन कर सकती है कि वो जो कानून है वो जनता के हित में है कि नहीं, संविधान के हित में है कि नहीं। तो सबसे ऊपर बैठी है हमारी न्यायपालिका। इसीलिए स्वतंत्र न्यायपालिका बनाया गया है ताकि कार्यपालिका और विधायिका का कोई प्रभाव उस पर न पड़े। और शक्तियों का विभाजन यहाँ पे किया गया है। इस बार देखिए, स्वतंत्र न्यायपालिका जो है उसकी क्या है भूमिका, कि स्वतंत्र न्यायपालिका संविधान का संरक्षण करने का काम करती है, कि संविधान को बनाए रखती है, संविधान को संविधान के जो मूल ढांचा है उसको बदलने नहीं देती है। न्यायपालिका कार्यपालिका और विधायिका से स्वतंत्र होती है। और ये आपको मिलेगा कहाँ, तो ये मिलेगा आपको अनुच्छेद 50 में, जहाँ साफ शब्दों में लिखा गया है कि न्यायपालिका कार्यपालिका से पृथक किया गया है, अलग है। न्यायपालिका न्यायिक पूर्वावलोकन कर सकती है, यही हम बता रहे थे अभी, जुडिशियल रिव्यू कर सकती है। कोई भी शक्ति कोई भी नियम बनाती है कार्यपालिका विधायिका, तो उसका न्यायिक पूर्वावलोकन करती है पहले न्यायपालिका। अगर वो कानून में कोई भी गड़बड़ी पाई जाती है तो उसको निरस्त कर दिया जाता है। इतनी मतलब इतनी शक्ति है न्यायपालिका के पास। मौलिक अधिकार है, संविधान के भाग 3 में आपको देखते हैं मौलिक अधिकार दिए गए हैं। 12 से 35 अनुच्छेद में बात किया गया है, ये जनता को दिया गया है संविधान के तहत, ताकि जनता जो है वो मौलिक अधिकार उनको कुछ हो, कुछ दैनिक जो उनकी ज़रूरतें हैं उस पे वो हमेशा अमल करे, उनको हमेशा वो अधिकार मिले। इसलिए मौलिक अधिकार उनको दिए गए हैं। इसका उद्देश्य है नागरिकों की स्वतंत्रता और समानता को रक्षा करना है। अब नागरिक है, अगर इस तरह से रहे, सरकार कभी बन के तानाशाही हो जाए, तो फिर नागरिक के लिए क्या बचा, नागरिक किसके पास जाएगी, क्या उद्देश्य रहेगा। तो इसलिए उसको कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं जिस पे वो डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जा सकती है। राज्य के नीति निर्देशक भी दिए गए हैं, डीपीएसपी जिसको बोलते हैं। जैसे देखिए, जब हमने आज़ाद हुआ था उस टाइम हमारी हालत अच्छी नहीं थी, हमारे देश को बहुत लूटा जा चुका था। तो इस वजह से ये डीपीएसपी जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि अगर आगे चल के जो भी ज़रूरतें पड़ेगी वो राज्य उस पे काम करेगी। और इसी को डाल दिया गया डीपीएसपी में, जिसमें भाग 4 के तहत डाला गया था अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक। इसमें वर्णन किया गया है ये न्यायालय द्वारा लागू नहीं कराया जा सकता है। अब देखिए, ये इसलिए ऐसा किया गया क्योंकि अब ये जैसे कभी भी कोई भी जनता जाके मांग करने लगती, और उस टाइम उस हालत में इसको लागू करना पॉसिबल नहीं होता, तो इसलिए इसको न्यायालय में चुनौती नहीं दिया जा सकता है। ये राज्य अपना खुद निर्णय लेगी, खुद इस पे लागू करेगी। सरकार की नीति निर्देशक सिद्धांत ही ऐसा करता है। इसी के तहत आप देखते हैं बिहार में शराबबंदी भी हुई है बहुत जगहों पे। यहाँ पे पंचायतों का गठन किया गया है। फिर पंचायतों के लिए तो अलग से नियम बनाए गए जिसको हर स्टेट में लागू किया गया है। और ये एक अच्छी भी थी, क्योंकि हमारी जो वास्तविक लोकतंत्र है वो गाँव से ही शुरू होती है। यहाँ पे एकल नागरिकता है, सिंगल सिटीजनशिप है।
भारत में केवल एक नागरिकता ले सकते हैं, वो नागरिकता मिलती है भारतीय नागरिकता, कि हम भारतीय हैं, इंडियन हैं, ना कि हम बिहारी हैं, केरला है, पश्चिम बंगाल के हैं। तो इस तरह से अलग अलग स्टेटों का हमको नागरिकता नहीं मिलती है, हमको मिलती है भारत की नागरिकता, कि हम एक हैं, भारतवासी हैं, भारत के हैं। वहीं आप अमेरिका में अगर देखें उदाहरण, तो अमेरिका में दोहरी नागरिकता है। केंद्र का तो अगर अमेरिका का नागरिकता लेना ही लेना है, उसके बाद जिस स्टेट में वहाँ जो सीनेट होती है, वहाँ जिस सीनेट में आप हैं, जिस प्रांत में हैं, वहाँ की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ेगी। इस वजह से वहाँ दो नागरिकता होती है। अमेरिका के अंदर आप जिस पार्टिकुलर एरिया में हैं, वहाँ की भी नागरिकता आपको लेनी पड़ती है, जबकि भारत में सिर्फ सिंगल नागरिकता है, और ये लिया गया है ब्रिटेन से। ब्रिटेन में भी क्या है, सिंगल नागरिकता है, और ब्रिटेन से ही हम लोग एक नागरिकता प्राप्त किया। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब है कि सभी समान रूप से अधिकार दिया जाता है मतदान करने का, जिससे 18 वर्ष या उससे अधिक आयु के जो भी भारतीय होंगे, उनको मतदान करने का अधिकार है। आपको मालूम है यहाँ पे कोई नहीं है, ऊंचा हो, गरीब हो, किसी भी वर्ग से आता हो, सभी को मतदान करने का अधिकार है, सरकार चुनने का अधिकार है, और ये है 18 वर्ष आयु। पहले इसको 21 वर्ष था, लेकिन 61वें संविधान संशोधन के कारण 1988 में इस 21 वर्ष की आयु को घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया था। तो ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि किस संविधान संशोधन के तहत, तो वो था 61वें संविधान संशोधन के तहत जो मतदान करने की आयु 21 वर्ष थी, उसको 18 वर्ष कर दिया गया था। ये भी याद रखिएगा, 1988 में, ये टाइम था 1988 का। संविधान की कठोरता और लचीलापन। संविधान, भारतीय जो संविधान है वो तो कठोर भी है कहीं कहीं, और कहीं कहीं लचीलापन भी है, बहुत फ्लेक्सिबल भी है। कैसे, अगर ये शब्द हम कैसे कह सकते हैं कि कठोर और लचीला दोनों तरह का है? क्योंकि देखिए, अब संविधान संशोधन जो होता है, उसमें बहुत जगह संविधान संशोधन का प्रावधान है वो साधारण बहुमत से है। अब साधारण बहुमत पाइए और वहाँ पे संशोधन कर दीजिए, चाहे कोई निर्णय ले लीजिए, तो बहुत ही फ्लेक्सिबल हुआ। कुछ स्थिति में है विशेष बहुमत द्वारा, मतलब अब साधारण बहुमत से काम नहीं चलेगा, विशेष बहुमत लेना पड़ेगा। और कुछ स्थिति में तो ऐसी स्थिति है कि विशेष बहुमत के बाद भी आधे राज्यों से स्वीकृति मिलनी चाहिए। अब ये कितना टफ काम है कि अगर हम विशेष बहुमत से पास भी किए हैं, फिर भी हमको आधे राज्यों की सहमति होनी ही चाहिए, तभी हम कुछ उसमें संशोधन कर पाएंगे। तो ये बहुत ही कठोर है और ये बहुत ही लचीला है। इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो भारतीय संविधान है उसमें दोनों तरह की काम है, लचीला भी है और कठोरपन भी है। जो काम लचीलेपन से हो सकता है उसको साधारण बहुमत से कर लेंगे, और जिसमें पूरे देश के बारे में बात होगी तो उसको हम लोग विशेष बहुमत के पास करा के और आधे राज्यों से अनुमति लेकर करेंगे। तो कितनी अच्छी प्रावधान है। उसके बाद देखिए तो एकीकृत न्यायपालिका है। एकीकृत न्यायपालिका मतलब करने का मतलब एक ही यहाँ पे न्यायपालिका है, जिससे आप जो जिला स्तर पे या उच्च न्यायालय है या उच्चतम न्यायालय है, इन सभी का काम न्याय ही देना है, अर्थात एकीकृत न्यायपालिका है। सभी सेम फैसला सुनाते हैं, सभी के लिए सेम कानून है, बस ये स्तर अलग अलग है। ये न सोचिएगा कि ये 3 कानून हो गया, एक सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। ये तीनों स्तर है, लेवल है। जैसे ये छोटा लेवल है, इससे बड़ा आप यहाँ पे जाइए, सबसे ऊपर है सुप्रीम कोर्ट, तो ये लेवल है। लेकिन ये तो एकीकृत न्याय है, तीनों का काम है न्याय देना, और उसके लिए सेम नियम है। तो भारत में एकीकृत न्यायपालिका है जिसमें सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय और अधीनस्थ न्यायालय तीनों काम करते हैं। कुछ एग्जाम रिलेटेड बातें हैं, जैसे भारत का संविधान विश्व का सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये याद रखिएगा, सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और सबसे छोटा लिखित संविधान कहाँ था? मोनाको का है, मोनाको। भारत में संसदीय शासन प्रणाली,
भारत में क्या है, संसदीय शासन प्रणाली है। भारतीय संघीय व्यवस्था वाला देश है जिसमें एकात्मक झुकाव रखता है। अभी हमने बताया था एकात्मक झुकाव मतलब केंद्र के पास ज्यादा शक्ति है। मौलिक अधिकार की बात करता है भाग 3, जिसमें अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। डीपीएसपी है जिसमें 36 से लेकर 51 तक है। मौलिक कर्तव्य भी है जिसे स्वर्ण सिंह समिति के द्वारा जोड़ा गया था। मतदान की आयु 18 वर्ष है। इसे 61वें संविधान संशोधन द्वारा लागू किया गया था। भारत में एकल नागरिकता है और संविधान कठोर और लचीला दोनों प्रकार का हमारा माना जाता है। तो ये सब एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हमने एक जगह इसको समराइज कर दिया है। अगर आप कहीं ध्यान नहीं दिए हैं तो यहाँ पे कम से कम एक बार जरूर पढ़ लीजिए, 2 बार इसको रोक कर पढ़ लीजिए। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसदीय शासन प्रणाली किस देश से ली गई है? तो संसदीय जो भी सांसद से आएगा मैक्सिमम, वो सब ब्रिटेन से होता है। तो भारत में संसदीय शासन प्रणाली ब्रिटेन से ली गई है। भारतीय संविधान का कौन सा विशेषता अमेरिका से ली गई है? तो अमेरिका से मौलिक अधिकार ली गई है। एकल नागरिकता आपको मालूम है ब्रिटेन से ली गई है, और ये अमेरिका से ली गई है मौलिक अधिकार। भारतीय संविधान का कौन सा विशेषता सही है? विशेषता क्या है? दोहरी नागरिकता है? नहीं। राष्ट्रपति शासन प्रणाली है? नहीं। हमारा संघीय शासन प्रणाली है। क्या है? संघीय। एकल नागरिकता है? बिल्कुल सही। एकल नागरिकता हमारी विशेषता है। राजतंत्र तो बिल्कुल नहीं है, हमारा लोकतंत्र है। मौलिक अधिकार संविधान के किस भाग में है? तो मौलिक अधिकार जो है हमारे संविधान के भाग 3 के अंदर है, जिसमें अनुच्छेद नंबर 12 से लेकर 35 तक अनुच्छेद में दिया गया है मौलिक अधिकार के बारे में, जिसमें समानता के अधिकार, स्वतंत्रता के अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, इस तरह से करके 6 मौलिक अधिकार हमारे पास है। राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी है भाग 4 के अंदर है। भाग 4 में कहाँ से? तो अनुच्छेद 36 से लेकर 51 तक है, और इसी में बाद में 42वें संविधान संशोधन के तहत भाग 4 का ए जोड़ा गया था। ये याद रखिएगा, इसलिए बोले थे ना कि भाग का संख्या 25 हो गया है, इसी वजह से। अब इस भाग 4 के ए में जोड़ा गया है मौलिक कर्तव्य। मौलिक कर्तव्य ये जोड़ा गया है भाग 4 के 1 में। मौलिक कर्तव्य किस संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया है? देखिए अभी हमने बताया 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। मतदान की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष के संविधान संशोधन के तहत की गई थी। तो ये 61वें संविधान संशोधन के तहत 1988 में की गई थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। अगर कोई भी आपको डाउट होता है कमेंट में बताइएगा, हम उसका ज़रूर रिप्लाई देंगे। और अच्छा लगे तो वीडियो लाइक करिएगा, दोस्तों के पास शेयर करिए। नए हैं, अगर अच्छा लग रहा हो तो जल्द ही हम आएंगे, अच्छे से पढ़ाएंगे, और आपका बस सपोर्ट चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।